हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा संगम नगरी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिशें थोड़ी से कहीं ज़्यादा है। इसी के साथ सेशन को शुरू करते हैं। आज हमने यूपीपीसीएस 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज यानी पीवाईक्यू सीरीज को लिया है और जिसमें हम 2023 की पीवाईक्यू को लिए हैं और देखेंगे किस टॉपिक के और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और थीम क्या है। किसी भी पेपर के लिए थीम जानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा पढ़ाई थीम बेस्ड करना चाहिए। अगर थीम बेस्ड पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। तो आज हमने हिस्ट्री के टॉपिक को लिया है और आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो पूरे पीवाईक्यू को कराएंगे। 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं, 2022, 21, 20 ऐसे करके 2011 तक। उसके बाद और टाइम रहा तो 1999 तक। और साथ ही साथ जितने हेल्पफुल रिसोर्सेज हैं उनको भी हम वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे ताकि पीटी के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके ये सब चीज़ें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक है यूपीपीसीएस पीवाईक्यू 2023। यानी अगर आप इससे तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो वीडियो को देखिएगा और वीडियो से समझिएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। आज हमने हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लिए हैं। हिस्ट्री में 2023 में 23 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हिस्ट्री से ऑलमोस्ट 23 पूछे गए थे, जिसमें एंशिएंट से 9 क्वेश्चन थे। एंशिएंट से 9 थे और ऐसे ही आपके मेडुअल के थे ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चन मेडुअल के थे और 8-9 क्वेश्चन ऐसे ही मॉडर्न के थे। तो 23 क्वेश्चन थे और सभी को पता है 150 क्वेश्चन की सीरीज होती है पीसीएस में, और जिसमें हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। हिस्ट्री का, जियोग्राफी का, इन्वायरमेंट और साइंस का। तो जियोग्राफी का आपका ऐसे जियोग्राफी का भी आया था, इंडियन जियोग्राफी से और वर्ल्ड जियोग्राफी से दोनों मिला करके ऑलमोस्ट आपके 20 क्वेश्चन उससे भी आए थे। चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। नेवासा, ईसमपुर, डिडवाना, गुड़ियाम गुफा। उधर क्या दिया है? राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो ABCD विकल्प दिए गए हैं। अब पूछा क्या है, कौन पुरातात्विक स्थल का वर्तमान स्थान कौन सा है, यानी जो पुरातात्विक स्थल थे वर्तमान स्थान कहाँ पे है इनका। तो जो आपका नेवासा है, नेवासा का स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेवासा महाराष्ट्र में। नेवासा महाराष्ट्र में है। और जो ईसमपुर है आपका वो कर्नाटक में है। ईसमपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और जो डिडवाना है, डिडवाना वर्तमान स्थान क्या है डिडवाना का? राजस्थान है। और गुड़ियाम गुफा का क्या है? तमिलनाडु। यानी ए का 3 किस में है? ऊपर नहीं है, ऊपर कट कर दीजिए। ए का 3 तीनों में है। चलिए आगे देखते हैं। बी का 4 किस में है? इसमें नहीं है, अब 2 बचे। ऐसे एलिमिनेट किया जाता है क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं रहता, उतना सोचने का क्षमता नहीं रहता, बढ़ाना पड़ता है, कैपेसिटी डेवलप करना पड़ता है। तो बी का 4 दोनों में है। अब 2 तो ऊपर कैंसिल हो गए, बचे 2। अब देखिए 2 आ रहा है, 2 के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। सी का 1, तो सी का 1 किस में है? इसमें। तो विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। चरक संहिता, दूसरा क्वेश्चन। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? विकल्प ए 60 अध्याय और 8 खंड, 120। विकल्प बी 120 अध्याय और 8 खंड। विकल्प सी 100 अध्याय और 5 खंड। विकल्प डी 80 अध्याय और 7 खंड। तो जो आपका चरक संहिता है ये आपका 120 अध्याय और 8 खंड में है। किस में है? 120 अध्याय और 8 खंड। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। और आप देखिए, एक आपका पुरातात्विक स्थल यानी खोजों से पूछा जा रहा है, सिंधु सभ्यता और जितने भी सभ्यताएं हैं उनसे पूछा जाता है। फिर अभी क्या आ गया? चरक संहिता यानी वैदिक काल से भी आ रहा है। उसके पहले आपके देखिए कहाँ कहाँ से थीम, किस थीम को उठाया है। तो जो चरक संहिता है आपका एक आयुर्वेदिक ग्रंथ है। क्या है? ये आयुर्वेदिक ग्रंथ है। ये ईसा के दूसरी शताब्दी पूर्व, ईसा की दूसरी शताब्दी पूर्व ये रचना किया गया था। और इसमें 8 भाग या 8 खंड हैं, 120 अध्याय हैं। चलिए आगे चलते हैं। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। केवल एक सही है, न तो एक ना ही दो, केवल दो, दोनों एक तथा दो दोनों। तो इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों, एक और दो दोनों। क्योंकि विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है ये। और वायु पुराण से गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। यानी जो विष्णु पुराण है इससे मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु, विष्णु और ब्रह्मांड पुराण, मतलब यहाँ पे जो ब्रह्मांड हो गया है, तो ब्रह्मांड पुराण जो था ये तीनों आप समझ लीजिए, यानी वायु, विष्णु, ब्रह्मांड पुराण, इन सब से तीनों से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था? क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका
कि वायु पुराण। तो वायु, विष्णु, ब्रह्मांड तीनों से मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में दर्शन प्रचारक सही सुमेलित कूट से है? वैशेषिक के दर्शन के प्रचारक कौन है? पतंजलि। न्याय के गौतम। मीमांसा के कण्व कनद। उत्तर मीमांसा कपिल। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं। सिर्फ इसमें बी सही है। कौन सा सही है? इसमें बी सही है। न्याय के गौतम है। वैशेषिक के पतंजलि नहीं है, वैशेषिक के कणाद हैं। वैशेषिक के कणाद हैं। और यहाँ पे जो वैशेषिक के कणाद हैं, यहाँ पे जो मीमांसा है, मीमांसा के आपके जैमिनी हैं। और वैशेषिक के जो वैशेषिक है, वैशेषिक के कणाद हैं, मीमांसा के जैमिनी हैं। और वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। चलिए देख लेते हैं इनको आप। तो विकल्प भी सही है। वैशेषिक के कणाद मुनि हैं, न्याय के गौतम हैं, पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा के जैमिनी हैं, और वेदांत दर्शन जिसे कहते हैं उसे उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इसके बादरायण हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो कौन करता है? आलमगीरपुर। तो हम जानते हैं ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। नॉर्थ में क्या है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। साउथ में क्या है? दैमाबाद, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। और वेस्ट में क्या है? सुतकागेंडोर है। और सुतकागेंडोर कहाँ पे है आपका? ये बलूचिस्तान में है। और ईस्ट में क्या है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो हड़प्पा संस्कृति सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतकागेंडोर बलूचिस्तान है, पूर्वी आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश, उत्तरी मांडा है यानी जम्मू कश्मीर में है, और दक्षिण दैमाबाद में। आप इसको इससे याद कर सकते हैं यानी SV। नॉर्थ में मांडा, साउथ में दैमाबाद, वेस्ट में सुतकागेंडोर, ईस्ट में आपका आलमगीरपुर। चलिए आगे देखते हैं। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शक, कुषाण, यूनानी शक, कुषाण शक, यूनानी कुषाण, यूनानी कुषाण शक। तो सबसे पहले आक्रमण कौन किए, उसके बाद कौन किए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी। तो पहले यूनानी किए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। यूनानी शक, कुषाण, इनका ये कालानुक्रम है। कालानुक्रम से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो मुगल का पूछ सकता है, ब्रिटिशर्स का पूछ सकता है। अभी आगे देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इनको टैकल कैसे करें। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? अब इसमें दिया गया है कवित्री और उनकी पुस्तकें। तो दयाबाई, विनय मल्लिका, बिल्कुल सही है, ये सही है। सहजोबाई, सहज प्रकाश, ये भी आपका सही ही है। सोन कुमारी स्वर्णवेली की कविता, ये भी सही है। गंगाबाई गणेश देव लीला, ये सही नहीं है। जो गणेश देव लीला है ये मधुर अली की है। मधुर अली किसकी है? मधुर अली की है। और गंगाबाई की गंगाबाई पद है। और गंगाबाई जो है ये कृष्ण भक्ति शाखा की कवित्री है। तो विकल्प डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, देख लीजिए डिटेल में। गंगाबाई कृष्ण भक्त शाखा की परंपरा की कवित्री हैं। और गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ है, गंगाबाई के पद से नाम प्राप्त है। और गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री कौन है? मधुर अली हैं, जो हमने भी बताया। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक कालीन प्रशासन में भाग 2 कौन अधिकारी था? जुआ विभाग का अधिकारी था, राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी था, समाचार पहुंचाने वाला दूत था, जंगलों का प्रधान अधिकारी था। तो भाग 2 क्या था? ऐसे ही की टर्म्स दे दिए जाते हैं, की टर्म्स पूछता है। चाहे वैदिक काल हो सकता है, गुप्त काल हो सकता है, मुगल काल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। की टर्म्स से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। उनका की टर्म्स तो समझना बहुत जरूरी है। तो वो क्या था? राजस्व का कर जमा करने वाला था। क्या था? राजस्व का कर जमा करने वाला। चलिए डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जो वैदिक काल प्रशासन में भाग 2 था, वो राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि अक्षवाप दूत जो था अधिकारी आय एवं व्यय का गणना अध्यक्ष होता था। ये भी पूछता है कि अक्षवाप दूत क्या था, कौन था? ये क्या होता था? ये आपका अधिकारी आय व्यय गणना अध्यक्ष होता था। चलिए आगे चलते हैं। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। वो भिक्षु थे नागार्जुन नागसेन, कुमारिल भट्ट, नागभट्ट। तो वो कौन थे आपके? नागसेन थे। कौन थे? नागसेन थे। और जो मिलिंद पन्हो है आपका, ये बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यमन शासक मीनांडर, जिसे मिलिंद कहते हैं, मीनांडर या मिलिंद, उसके मध्य हुए संवाद को इसमें दर्शाया गया है यानी बताया गया है मिलिंद पन्हो में। और यह किस भाषा का ग्रंथ है? यह पाली भाषा का ग्रंथ है। किस भाषा का ग्रंथ है? पाली भाषा का। चलिए आगे चलते हैं। मिलिंद पाली ग्रंथ ये दिया है हमने। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन था, हिंद यमन शासक मीनांडर यानी मिलिंद के मध्य संवाद है।
चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इल्तुतमिश रजिया के पिता है और गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री, हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी। तो एंशिएंट हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन से मेडुअल से है। आप मेडाइवल से है। मेडाइवल में क्या होते हैं मतलब मध्यकालीन इतिहास से है। तो इसका क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है और यही सही नहीं है, बाकी ये भी सही है। जो हमीदा बानो बेगम थी वो अलाउद्दीन खिलजी की, वो क्या है, अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं थी। हमीदा बानो बेगम जो थी वो हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। बाकी सारे विकल्प आपके सही हैं, तो विकल्प इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हमीदा बानो बेगम किसकी थी? बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। चलिए आगे चलते हैं। खरीदादार कौन था? परगना प्रमुख अफसर, शाही महल का प्रधान संरक्षक, अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। तो जो खरीदादार था वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था, यानी विकल्प डी सही है। इसको डिटेल में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो जो आपका खरीदादार था वो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। और खरीदा अरबी शब्द है जिसका अर्थ चमड़े या रेशम की थैली होती थी। और रियासत काल में शासकों का शाही पत्राचार इसी थैली में रखकर भेजा जाता था। इस वजह से खरीदादार जो होता था वो फरमान को ले जाने वाला अधिकारी होता था। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। 12वां क्वेश्चन आपका आया था मिरात, इसमें क्या था, सूची 1 का सूची 2 से मिलान था, यानी कौन सी पुस्तक किस विषय पे लिखी गई है, उनका टॉपिक क्या था। तो मिरात सिकंदरी और बुरहान ए मशीर, रियाज उस सलातीन, रियाज उल इंसा, उधर क्या था, बंगाल का इतिहास, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, महमूद गौं के पत्र का संग्रह, गुजरात विजय। तो इसका मिलान करना था। तो जो मिरात सिकंदरी था आपका, ये किससे था? ये गुजरात विजय से था। ये किससे था? गुजरात विजय से था। और जो बुरहान ए मासिर था ये बहमनी के अहमदनगर का इतिहास था। और जो रियाजुल सलातीन था ये बंगाल का इतिहास से संबंधित है। और जो रियाजुल इंसा है ये महमूद गाँव के पत्रों का संग्रह है। यानी हम कह सकते हैं मिरात सिकंदरी यानी गुजरात विजय। अब देखिए 1 का 4, 1 का 4, ये दोनों तो कट गए ऐसे, अब बचे ए और डी। अब ए और डी में से एक होगा। टैकल करने का तरीका बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन टैकल किए जाते हैं। तो ए और डी होगा। अब क्या है, बुरहान ए मासिर, बुरहान ए मासिर बहमनी से है, तो बी का 2, तो बी का 2 किस में है? 1 का 4, बी का 2 दोनों में है। चलिए अभी आगे देखते हैं। रियाजुल सलातीन ये क्या है? बंगाल का इतिहास है। अब देखिए सी का 1, 1 का 4, बी का 2, सी का 1, यानी विकल्प ए सही है। चलिए आगे चलते हैं। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तालिब अमूली, मुल्ला अब्दुल बाकी, मिर्जा मोहम्मद अली, अजीजुद्दीन खान। तो किसने किया आपका ये? अजीजुद्दीन खान ने किया। किसने किया? अजीजुद्दीन खान ने। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन खान, जिसे अजीजुद्दीन खालिद भी कहते हैं, उसी ने इसका अनुवाद कार्य दलियाए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। उसका जो अनुवाद था वो दलिया ए फिरोज शाही। पूछ सकता है कि जो संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजीजुद्दीन का खान का किस रूप में प्रसिद्ध है? तो दलियाल ए फिरोज शाही के नाम से प्रसिद्ध है। क्या रूप में प्रसिद्ध है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल पर विचार कीजिए था उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए कालानुक्रमानुसार। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, नारायण राव, माधवराव प्रथम। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, यानी इनको आर्डर में कहने की कह रहा है कि पहले कौन थे फिर उसके बाद कौन थे, मतलब कब से कौन शासनकाल, कब कौन शासन किए उसके बाद कब कौन किए। तो जो बालाजी विश्वनाथ थे आपके, इनका शासनकाल 1713 से 1720 था। 1713 1720। और जो बाजीराव प्रथम है 1720 से 1740, 1720 से 1740। और जो नारायण राव हैं ये आपके, ये इनका तो 72 है। तो नारायण राव से पहले माधव राव आते हैं। माधव राव कब हैं? 1761 से 1772। और जो नारायण राव है 1772 से लेकर के 1773। तो इसका सही जवाब होगा 1713 से 1720, यानी बालाजी विश्वनाथ एक इसमें भी इसमें है। फिर 1720 से 1740 यानी बाजीराव, एक के बाद दो, उसके बाद माधव राव, यानी 1 2 4, यानी विकल्प ए सही है। चलिए देख लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव प्रथम 1720 से 1740, माधव राव 1761 1772, नारायण राव 1772 1773। ये इनका शासनकाल है। आप मराठाओं के यानी पेशवाओं के पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि
उस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा पुटअप किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौहत्या को समाप्त किया? सिकंदर शाह, शमसुद्दीन शाह, हैदर शाह, जैनुल आबिदीन। तो ऐसा करने वाला शासक कौन था? ऐसा करने वाला शासक था जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन जो था उसने जजिया और गौहत्या को समाप्त किया था। इसके बारे में कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ लीजिए। 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन, जिसे बोलते हैं जैनुल आबिदीन या जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे बड़ा महान शासक था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता कारण उसने मुगल मतलब जो उसकी तुलना थी वो मुगल राजा अकबर से की जाती थी। और उसने गौहत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत दशावतार तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किया गया। वो काफ़ी सहिष्णु व्यक्ति था, इस वजह से उसने ऐसा किया। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत में विकसित हुई? जहांगीर, शाहजहां, मोहम्मद शाह, अकबर। तो टप्पा शैली किसके शासनकाल में हुई? ये आपके मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुई। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें कोई बताने के लिए विशेष नहीं है क्योंकि अभी प्री वाईक्यू कराएंगे, आज पहला दिन है। निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का आरंभ सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कि कब विद्रोह कहाँ हुआ था, मैचिंग करना है। लखनऊ 4 जून 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, बैरकपुर 29 मार्च 1857। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जो सही जवाब है, सही जवाब तो आपका होना चाहिए, सही सुमेलित नहीं है के लिए जो सही सुमेलित होना चाहिए झांसी। लेकिन अगर देखा जाए तो लखनऊ वाला भी जो है वो तो सही ही है, जो मेरठ है वो भी सही है, बैरकपुर वो भी सही है। लेकिन इसमें क्या है, जो लोक सेवा आयोग है उसने उत्तर गलत मान लिया था। उसने उत्तर क्या माना था? उसने उत्तर मान लिया था झांसी को ही माना था। और लेकिन जो झांसी का सही तिथि है वो 11 मई न होकर के जून है, लेकिन उसने झांसी को ही उत्तर माना था। चलिए देख लेते हैं। लखनऊ विद्रोह कब हुआ? 4 जून 1857 को, झांसी में जून 1857 को, मेरठ में 10 मई 1857 को, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को। लेकिन जब आप देखेंगे तो लखनऊ को 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 में सही दिया गया है। जबकि एनसीईआरटी कक्षा 12 पुस्तक देखेंगे तो उसमें लखनऊ के विद्रोह का प्रारंभ 30 मई दिया है। क्या दिया है? 30 मई 1857। तो इसमें मतभेद है। फिलहाल यूपी लोक सेवा आयोग इलाहाबाद यानी प्रयागराज ने झांसी को ही माना था, विकल्प भी सही माना था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसराय के लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, यहाँ पे अखिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अखिल होना चाहिए। अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर, यूनाइटेड पेट्रियाटिक संघ। तो किसने था? अनुशीलन समिति। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देख लीजिए, कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट देख लीजिए, फैक्ट देख लीजिए कुछ। तो दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, बाबा रामचंद्र ने, इंद्र नारायण द्विवेदी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये करने वाले व्यक्ति पंडित इंद्र नारायण द्विवेदी थे। इंद्र नारायण द्विवेदी थे, कहीं पंडित भी लिखा था, कहीं नहीं लिखा था, इंद्र नारायण द्विवेदी थे। और कब हुआ था ये? कभी कभी पेपर में पूछ सकता है किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1918 में। कौन थे? इंद्र नारायण द्विवेदी थे। तो इससे इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। और जब अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे तो उन्होंने ही किसान को संगठित करना शुरू किया था और संगठन को नाम दिया किसान सभा। और फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों लोग मिल करके किसान सभा की स्थापना की है। तो पेपर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसान सभा में कौन शामिल नहीं है? दे देगा 4-5 नाम, 2-3-4 नाम। तो इसमें से इंद्र नारायण द्विवेदी भी हैं, गौरीशंकर मिश्र भी हैं, मदन मोहन मालवीय भी हैं। पूछ लेगा कि जिसका स्थापना 1917 में हुआ, 1918 में हुआ, कूट करके पूछ लेगा। तो आप जान लीजिए 1918 में हुआ और तीनों लोग को जान लीजिए, बाकी मेन इंद्र नारायण द्विवेदी थे। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? वीरांगना रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट, रानी भवानी रेजिमेंट, भारत माता रेजिमेंट। तो ये था आपका रानी झांसी रेजिमेंट। क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। तो सुभाष चंद्र बोस जी रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित की। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे जिसका नाम था आज़ाद ब्रिगेड। क्या नाम था? पूछ सकता है। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड कौन से थे? तो अन्य ब्रिगेड थे आपके आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ये सब
सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा थे। निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है? मातंगिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, अरुणा आसफ अली, शांति घोष। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब देखिए, इसमें ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं महिलाओं को लेकर के, कौन किस आंदोलन में संबंधित है, कौन किस आंदोलन संबंधित नहीं है। तो जो आपकी शांति घोष थी वो नहीं है, इसका सही जवाब होगा डी। बाकी तीनों लोग भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं। तो जो इसमें क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं थी, वो थी क्या है, शांति घोष जी थी। और 1931 में तत्कालीन बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। और वो गोली मारकर हत्या करने के आरोप में शामिल थी, न कि भारत छोड़ो आंदोलन से। उनका संबंध 1931 के जिलाधिकारी की हत्या से है बंगाल में, न कि भारत छोड़ो आंदोलन से। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और शांति घोष जी शामिल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? मोपला विद्रोह, खिलाफत आंदोलन, होम रूल आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड। अब देखिए ऐसे ही कालक्रम पूछता है तो आपको एकदम डेप्थ में पढ़ना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो समझ सकते हैं क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है और उसी हिसाब से तैयारी करें। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब देखिए होम रूल कब हुआ था? 1916 में। ठीक है, कब हुआ था? 1916 में। हमें देखिए कुछ चीज़ें से मालूम हो, फिर हम मालूम हो तो कैसे कर सकते हैं। और जो मोपला हुआ था आपका 1921 में हुआ था। कब हुआ था मोपला विद्रोह? 1921 में। और खिलाफत आंदोलन तो जानते ही होंगे, खिलाफत आंदोलन आपका भी सितंबर 1919 में हुआ था, सितंबर 1919 में। और जलियांवाला बाग कांड अप्रैल 1919 में। तो इसका कालानुक्रम कर सकते हैं आप। तो पहले क्या होगा, होम रूल होगा, क्या होगा, होम रूल होगा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर अप्रैल 1919, फिर सितंबर 1919 खिलाफत, फिर मोपला 1921। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंतिम के लिए पूछा है तो अंतिम हो जाएगा मोपला। इसी के साथ आज का सेशन हिस्ट्री का समाप्त हुआ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में 23 क्वेश्चंस हिस्ट्री से पूछे गए थे, जो कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न तीनों से पूछे गए थे, आज प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास से। ऐसे ही सारे पार्ट्स के PYQ हम तैयार कराएंगे छोटे छोटे वीडियोस से। हम पेपर के पहले तक PYQ, घटना चक्र और कुछ रिलेवेंट सोर्सेज के माध्यम से, ढेर सारे टॉपिक हैं जितने पूछे गए हैं 150 क्वेश्चन, हम उनको टॉपिक के माध्यम से छोटे छोटे लाएंगे, सब्जेक्ट वाइज लाएंगे, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो और एक बर्डन भी न लगे। तो अगर आप नए हों, चैनल से न जुड़े हों, तो आप UPPCS, RO और या अन्य गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।